जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। साथ ही आज है 27 जुलाई और आपको बता दिया जाए कि एसएससी सीजीएल जो कि एग्ज़ाम आपका हुआ था वो 14 से लेकर 27 जुलाई तक ही था। आज है एसएससी सीजीएल का आखिरी दिन और आखिरी दिन के जो सभी शिफ्टों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, कितने सही हैं कितने गलत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से निवेदन है एक बार से क्लास को सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ठीक है, और ये क्लास एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जो एमटीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आज पूछे गए थे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार आने वाले जो एग्जाम है आपके सीएचएसएल और एमटीएस, इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जुड़े रहेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ये कठिन परीक्षा की घड़ी थी, इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, याद रखेंगे, समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे। समय तो एक ना एक दिन हर किसी का बदलता ही रहता है। ठीक है, तो खराब समय भी आता है, अच्छा भी समय आता है, ये सुख दुख का एक जोड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष करते रहेंगे, एक ना एक दिन आप में निखार जरूर आएगा। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आज आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी में भारत के द्वारा किस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। इस तरह से क्वेश्चन था, या फिर क्वेश्चन था कि भारत के द्वारा किस ओलंपिक में हॉकी में क्या जीता गया था, स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों ने बताया था कि यहाँ पर सर 1980 ऑप्शन में था। ठीक है, 1980 ऑप्शन में था, तो ये भी आपका राइट आंसर है क्योंकि इस वर्ष भी भारत ने ओलंपिक में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। अगर बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की, तो पहली बार 1928 में जो कि एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे, यहाँ पर भारत के द्वारा पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया था। और लगातार 6 जो ओलंपिक हुए थे 1928 के बाद, ठीक है, इन सभी 6 के 6 ओलंपिक में भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए थे, जिनमें से आपके 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद और आपके 40 और 44 के ओलंपिक नहीं हुए थे। उसके बाद भारत ने 48, 52 और 56 लगातार 6 जो ओलंपिक थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था हॉकी टीम ने। ठीक है, तो बात करते हैं 1928 में भारतीय ओलंपिक की खेलों में भारत की हॉकी टीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। और 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में स्वर्ण पदक के साथ भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक में जीत का रिकॉर्ड का पहला मेडल था। ठीक है, यानी कि कह रहा है जो 6 लगातार मेडल जीते थे उनका जो पहला मेडल था 1928 में जीता था। अगर बात कर लेते हैं प्रमुख ओलंपिक के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों इस पहले ओलंपिक के भारतीय टीम के कप्तान थे 1928 में, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। जबकि दूसरे के कप्तान थे आपके सैयद लाला शाह बुखारी। ठीक है, 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक हुए थे। इसके अतिरिक्त ध्यानचंद 1936 में बर्लिन ओलंपिक के कप्तान थे। ठीक है, और किशन लाल आपके 1948 में लंदन ओलंपिक के कप्तान थे। ठीक है, इन सभी ने क्या किए थे, गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अतिरिक्त भारत ने ये लगातार तो 6 जीते ही थे। इसके बाद 1964 में और 1980 में, ठीक है, इनमें भी आपके ओलंपिक में मेडल जीते गए थे। और दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम का 1980 के ओलंपिक में आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। जो 2021 में आपके ओलंपिक हुए थे 2020 के, इसमें भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है। इस तरह से क्वेश्चन भी था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है, ये यहाँ पर पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जो जनसंख्या है वो किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत है। इस तरह से क्वेश्चन था, तो सर्वाधिक प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जबकि अगर बात करेगा सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है जो कि 15 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और जबकि आपकी सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर पूछी जाएगी तो दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में 95.17% हिंदू समुदाय है। ठीक है, हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, याद रखेंगे। जो 2011 की जनगणना हुई थी, इस समय भारत में 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई थी। ठीक है, और देश की जो कुल आबादी है उसका 79.8% भारत में हिंदू है, जबकि अदर अन्य कास्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अगर बात करें लोमस ऋषि गुफा की, तो दोस्तों ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में दोस्तों एक बारावर नाम की गुफाएं हैं। कौन सी? बारावर और नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित मानव निर्मित बारावर की गुफाएं हैं, इनमें याद रखेंगे। इनमें जो जहानाबाद है, बिहार का जो जहानाबाद जिला है,
इन्हीं बारावर गुफाओं की श्रेणी में एक गुफा पाई जाती है जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लोमस ऋषि की गुफा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। या फिर इसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोमस ऋषि की कुटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चट्टानों को काटकर बारावर की गुफाओं का निर्माण किया गया है और ये एक अभ्यारण्य के रूप में विकसित की गई थी। इनका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका मौर्य साम्राज्य में जब अशोक का शासनकाल था, किसके? अशोक के काल में की गई थी। और ये बौद्ध धर्म में जो आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि भारत के प्राचीन धार्मिक, दार्शनिक और आजीवकों के पवित्र पवित्र वास्तुकला के रूप के हिस्से को माना जाता है, ठीक है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय है, उसी संप्रदाय से संबंधित है आपकी ये बारावर की गुफाएं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लोमस ऋषि की गुफा उन्हीं बारावर गुफाओं में से एक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था कि पश्चिम बंगाल में विद्यार्थियों के लिए ओपन क्लासरूम के लिए स्कीम का नाम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि पश्चिम बंगाल में जो विद्यार्थियों के लिए ओपन क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, इस स्कीम का नाम है दोस्तों परय शिक्षालय। क्या नाम है? परय शिक्षालय स्कीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात करें परय शिक्षालय की, तो ये दोस्तों ओपन क्लासरूम स्कीम है जिसके तहत बंगाल में प्री प्राइमरी यानी कि जो LKG UKG और PG वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, जबकि प्राइमरी के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इस योजना के पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। और याद रखेंगे, इस योजना की एक सबसे खास बात है कि जो ओपन क्लासरूम की शिक्षा शुरू की गई है, इसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी। किसकी? जो आपका मिडाइवल पीरियड में यानी कि लंच के टाइम पर भोजन की व्यवस्था है, वो भी आपकी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है, ठीक है। तो इस योजना का नाम है परय शिक्षालय, जो कि ममता बनर्जी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था कि T20 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ओवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। T20 क्रिकेट की अगर बात कर लें दोस्तों, ये 20 ओवर का होता है। इसका नाम ही इसलिए T20 रखा गया है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा T मतलब टूर्नामेंट और 20 मतलब 20 ओवर का, ठीक है। तो T20 क्रिकेट की बात की जाए तो 4 ओवर ही एक गेंदबाज अधिकतम फेंक सकता है। अगर वनडे की बात की जाए दोस्तों, एक गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है, जबकि T20 में सिर्फ 4 ओवर फेंक सकता है। अगर T20 की बात करें दोस्तों, तो एक पावर प्ले होता है, ठीक है। इसमें एक ही पावर प्ले होता है और ये पावर प्ले शुरू के 6 ओवरों के बीच लिया जाता है। यानी कि 1 से 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है, ये T20 क्रिकेट में होता है, ठीक है। इस पावर प्ले में फील्डिंग टीम अधिकतम 2 फील्डर से 20 गज के बाहर रख सकती है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, एक जो कि नॉर्मल जानकारी है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो ये जानकारी हर किसी को पता होगी, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों वनडे की, तो वनडे में 2 पावर प्ले होते हैं, एक गेंदबाजी पावर प्ले जबकि दूसरा बल्लेबाजी पावर प्ले। दोस्तों अगर बल्लेबाजी पावर प्ले की बात की जाए तो ये प्रथम 10 ओवरों का होता है, जबकि गेंदबाजी पावर प्ले आपका 35 से लेकर के 50 ओवर के बीच फील्डिंग टीम कभी भी ले सकती है, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं, जबकि इसमें 5 खिलाड़ी बाहर होते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें गेंदबाज के ओवर फेंकने की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि टेस्ट क्रिकेट में लिमिट एक है कि एक दिन में वनडे जो होगा उस एक दिन में आपकी टीम को 90 ओवर फेंकने ही पड़ेंगे, ठीक है। 90 ओवर की एक दिन की लिमिट होती है किसकी? टेस्ट क्रिकेट की, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था जगन्नाथपुरी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है। देखो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो दोस्तों शायद आपको वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर यहाँ पर ओडिसी नृत्य किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में ओडिसी था, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी की बात की जाए, यहाँ पर मंदिर में याद रखेंगे ओडिसी कुइया ही किया जाता है। लेकिन एक और नृत्य है दोस्तों जिसे मेहरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेहरी नृत्य के। अगर ऑप्शन में मेहरी नृत्य दिया था तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका जो एग्जामिनर है वो क्या मानता है, ठीक है। अगर बात की जाए पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की, दोस्तों उड़ीसा के मंदिरों में 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मूर्तियों की पैनल गिराते हैं कि ओडिसी नर्तकियों को दर्शाती हैं। यानी कि दोस्तों जहाँ पर वो मूर्तियाँ बनी हैं ओडिसी मंदिर के परिसर में, यहाँ पर जो नर्तकियों की वो जो भी पैनल बने हुए हैं उनमें आपके ओडिसी नर्तकियों को दर्शाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें मेहरी की, तो मेहरी पूर्व भारतीय राज्य उड़ीसा के एक अनुष्ठानिक नृत्य के रूप में, जैसे पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में मेहरी नामक देवदासियों यानी कि नर्तकियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। तो जो मेहरी लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी आपका पुरी जगन्नाथ मंदिर में है मनाया जाता है। और आपका कौन सी देवदासियाँ थी? तो आपकी मेहरी नामक देवदासियाँ थी जो कि डांसर हुआ करती थी उस समय, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में, जब से देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ है भारत में, तो इसके बाद जगन्नाथ मंदिर में इस नृत्य को बंद कर दिया है, ठीक है। ये जो देवदासी नृत्य होता था ये आपका बंद हो चुका है, ठीक है, जैसे मेहरी नृत्य के नाम से जानते थे। अब वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो ओडिसी चल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो मेहरी नृत्य होता है दोस्तों, ये ओडिशा के ओडिसी और गोटीपुआ दोनों नृत्यों के रूपों में विकास से प्रेरित था, ठीक है। तो गोटीपुआ भी आपका पूछ लेगा कहाँ से है, तो याद रखेंगे ये आपका ओडिशा से हो जाएगा। ओडिसी भी आपका ओडिशा है और मेहरी नृत्य भी आपका ओडिशा से था, जो कि देवदासियों के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 2022 में भारत का नया CDS किसे नियुक्त किया गया है।
तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर हो चुके हैं आपके अनिल चौहान, ये पुनः से आपकी सेवा में आ गए हैं और ये क्या बने हैं, भारत के नए CDS बने हैं। ठीक है, भारतीय सेना में रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल याद रखेंगे अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। जब जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो जाता है तो उसके पश्चात 28 सितंबर को CDS के रूप में ये क्या करते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था खंबात की खाड़ी में कौन सी एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो खंबात की खाड़ी है जो आपकी गुजरात में पड़ती है, कहाँ पर, कच्छ केरल के आसपास पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर पड़ती है खंबात की खाड़ी। और दोस्तों यहाँ पर बनाई जाती है ज्वारी ऊर्जा। कैसी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। जब दोस्तों चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उनके आकर्षण से पृथ्वी के समुद्र में क्या आते हैं, ज्वार आते हैं। ठीक है, और ये ज्वार जब ऊपर उठते हैं तो इनके लिए पैनल बना दिए जाते हैं समुद्र के कोस्ट पर। ठीक है, तो उन्हीं कोस्ट से क्या करते हैं दोस्तों, ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ज्वारी ऊर्जा के लिए सबसे आकर्षक स्थान जो है वो कैम्बे की खाड़ी याद रखेंगे और पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कैम्बे बाजार आपने सुना होगा जहाँ पर जो आपका वो था, क्या था उसका गुलाम, एक था मलिक काफूर। ठीक है, कैम्बे बाजार से ही खरीदा गया था। तो वही कैम्बे की खाड़ी गुजरात में है और याद रखेंगे कच्चे की खाड़ी, यहीं पर दोनों में क्या करते हैं, आकर्षक स्थान है जो ज्वारी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों भारत में ज्वारी ऊर्जा की क्षमता 8000 से 9000 मेगावाट की है और जबकि कैम्बे खाड़ी की जो क्षमता है वो लगभग 7000 मेगावाट अकेले ही है। ठीक है, जो कैम्बे की खाड़ी है इसकी अकेले क्षमता कितनी है, 7000 मेगावाट, जबकि टोटल कितनी है, 8 से 9000। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था रिकी केज को किस एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड मिला है। ठीक है, कल आपका देखो पंडित रविशंकर का पूछा था, आज क्या पूछा, रिकी केज का। अगर बात करते हैं रिकी केज की तो दोस्तों ये भारतीय मूल के क्या है, अमेरिकी आपके क्या हैं, ये याद रखेंगे सिंगर थे, संगीतकार हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक ग्रेमी अवार्ड जीतकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। दोस्तों जो 65वें ग्रेमी अवार्ड 2023 में आयोजित किए गए हैं इनमें इनका एक जो वो बैंड है यानी कह सकते हैं एल्बम है डिवाइन टाइट्स। क्या है, बेस्ट एल्बम के लिए डिवाइन टाइट्स और रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ, यानी कि दो व्यक्ति, एक रिकी केज जबकि दूसरे कौन थे, रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड। इन दोनों को क्या मिला है, बेस्ट इमर्सिव एल्बम अवार्ड के लिए डिवाइन टाइट्स को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रिकी केज का क्या है, एल्बम है जिसका नाम है डिवाइन टाइट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर केज की बात करें दोस्तों ये दूसरा ग्रेमी अवार्ड है। इससे पहले 2015 में इन्होंने 57वें जो ग्रेमी अवार्ड्स थे उसमें इनका एक एल्बम था विंड्स ऑफ संसार। क्या नाम था, विंड्स ऑफ संसार नाम से 2015 में भी इन्हें क्या मिला था, बेस्ट न्यू एल्बम का पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। तो डिवाइन टाइट्स और विंड्स ऑफ संसार के लिए रिकी केज को 2 बार क्या मिला है, जो आपका ग्रेमी अवार्ड है जो कि संगीत का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिल चुका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कि भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा था। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, भारत में सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री है वो कार्यकाल किसका था। तो याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा का था, जो कि दोस्तों ये जो आपके जब उनकी मृत्यु हो जाती है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा को मात्र 13 दिन के लिए क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे जिनका पद 13 दिनों तक रहा था। अगर बात करें सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि पहले प्रधानमंत्री भी थे और इनका कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिनों तक चला था। अगर बात करें इंदिरा गांधी की दोस्तों इन्होंने 11 साल और 4 साल का लंबा कार्यकाल रहा है। याद रखेंगे दोनों भारतीय जो राजनेता हैं यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के दोनों दोस्तों किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इंपोर्टेंट नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है तमिलनाडु में नववर्ष का प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तमिलनाडु में जब नववर्ष होता है तो उसका जो प्रथम दिन होता है उस प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पुत्तांडु त्योहार। क्या नाम है, इसका नाम है पुत्तांडु त्योहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो ये या फिर इसी को क्या कहते हैं, पुथुरुसम। ठीक है, पुथुरुसम या पुत्तांडु तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। याद रखेंगे तमिल कैलेंडर पर वर्ष का पहला दिन होता है। ठीक है, जो तमिल कैलेंडर है उसके अनुसार जो वर्ष का पहला दिन है उसे पुथुरुसम या फिर पुत्तांडु नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तमिल तारीख में तमिल महीने की जो चिथराई है वो पहले दिन के रूप में याद रखेंगे मनाई जाती है, जो लन्नी सरोल हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदू कैलेंडर में जो सौर चक्र है इसके द्वारा तमिल कैलेंडर में चिथराई को पहले दिन के रूप में मनाया जाता है जिसे पुत्तांडु त्योहार कहते हैं। ठीक है, यह बात करेंगे इसलिए यह हर साल, अगर बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की यानी कि जो हम कैलेंडर देखते हैं उनमें क्या होता है, ये 14 अप्रैल या उसके आसपास ही मनाया जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसी के साथ साथ आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो भी ये सारी की सारी डेटें हैं ये आपकी पुत्तांडु त्योहार तमिलनाडु का प्रथम नववर्ष है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात करें तो यहाँ
कि जो यह दिन हिंदुओं के द्वारा पारंपरिक तौर पर नए साल के रूप में मनाया जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। अगर बात करें केरल में, तो केरल में विशु नाम से इसे मनाता है, जबकि मध्य और उत्तर भारत में बैसाखी जैसे अन्य त्योहारों के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था, बलवन के शासनकाल में बलवन के विरुद्ध विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था तुगरिल खां। दोस्तों बलवन के द्वारा तुगरिल खां को बंगाल का नवाब सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बंगाल का जब सूबेदार नियुक्त किया जाता है तो दोस्तों इसी समय क्या करता है, जो तुगरिल खां होता है, इसने विद्रोह क्यों किया, इसका कारण क्या था? देखो 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 यार दोस्तों, जो तुगरिल खां था ये आपका एक तुर्क अमीर था। कैसा? तुर्क सरदार था। और आपको पता होगा कि जो इल्तुतमिश था, जो आपका इल्तुतमिश था, इसने क्या बनाया था? तुर्कों का एक चालीसा दल बनाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? तुर्कों का एक चालीसा दल बनाया था। और जो तुगरिल खां था ये क्या था? तुर्क सरदार ही था। ठीक है, तो आगे चलकर जब बलवन आता है तो ये क्या कर देता है? चालीसा दल को समाप्त कर देता है। जब चालीसा दल समाप्त हो जाता है तो तुगरिल खां को बुरा लगता है। क्या लगता है? बुरा लगता है, क्योंकि ये भी एक तुर्क अमीर था। ठीक है, इसने सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खां ने कुछ समय पश्चात ही 1278 ईस्वी में सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को घोषित कर दिया था। ठीक है, बात करेंगे क्यों किया था। तो बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया और तुर्की अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका था। ठीक है, ये भी एक तुर्की अमीर था, इसलिए इसको शक्तिशाली होने की इसकी शक्तियां छिन गई थी, इसी कारण इसने विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसी समय बलबन ने तुगरिल खां को अपने बलबन के नियंत्रण में क्या कर दिया? तुगरिल खां ने बलबन के नियंत्रण से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन आगे चलकर बलबन यहाँ पर जाता है और क्या कर देता है? इनकी मृत्यु कर देता है। ठीक है, मार देता है इनको, क्योंकि बलबन की नीति थी लौह और रक्त की नीति। क्यों थी? क्योंकि यदि कोई इसके खिलाफ विद्रोह करेगा तुरंत उसको तलवार से मार दिया जाएगा। ठीक है, तो तुगरिल खां था जिसने बंगाल में क्या किया था? बलबन के खिलाफ, बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा था, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखेंगे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसको हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित माना जाता है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग के द्वारा वर्ष 1951 से 56 तक की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो योजना आयोग के द्वारा 1951 से 56 तक शुरू किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का विकास करना था। ठीक है, क्या था? कृषि का विकास करना। जबकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों के विकास से संबंधित थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था, मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 1869 में मेंडलीव ने क्या किया था? आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। अगर बात करें मेंडलीव की, तो इसका पूरा नाम था दोस्तों दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। क्या नाम था? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था, और ये एक रशियन केमिकल साइंटिस्ट था। ठीक है, याद रखेंगे। समकक्ष एक सारणी पेश की थी, याद रखेंगे किसने? रसायन केमिकल सोसाइटी के खिलाफ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो रसायन केमिकल सोसाइटी हुआ करती थी उस समय रसायन विज्ञान की, उसी के खिलाफ इसने आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसे पहली आवर्त सारणी माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। पहली आवर्त सारणी तैयार होने के करीब 150 वर्ष बाद 21वीं सदी में इससे क्या किया? नए तत्व जोड़े गए। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, इसने अभी हाल ही में जब 2011 में कुछ संशोधन होते हैं तो यहाँ पर कुछ नए तत्वों की खोज हो जाती है, उसके बाद आवर्त सारणी में कुछ नए तत्व जोड़े जाते हैं। इससे पहले की जो आवर्त सारणी थी वो पूरी की पूरी किसके द्वारा बनाई गई थी? मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो आपके 118 तत्व हैं उनमें से सभी की जानकारी मिल चुकी है, उनके सभी के नामकरण हो चुके हैं, जो कि 21वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। जो मेंडलीव की दोस्तों आवर्त सारणी थी ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस क्रम में थी? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा था, चितरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना चितरंजन दास जैसे देशबंधु, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, दोनों का नाम था, याद रखेंगे, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर क्या की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 जनवरी 2023 को देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और याद रखेंगे स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक राजनीतिक दल था। ठीक है, यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, स्वराज का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य। ठीक है, एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में संविधान सभा की मांग की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1924 में की गई, जो कि एक राजनीतिक दल के रूप में की गई थी। इससे पहले किसी भी दल ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और 1928 में जो आपके मोतीलाल नेहरू है, इनके द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट निकाली जाती है। उस नेहरू रिपोर्ट में भी इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी।
ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का ज्यूरिसडिक्शन यानी कि न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट से अलग कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे पहले जो हिमाचल प्रदेश था उसका जो निर्णय होते थे, न्यायालय के निर्णय होते थे, वो दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधित होते थे। लेकिन किस वर्ष अलग हुए, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है, तो याद रखेंगे 1971 में, 25 जनवरी 1971 में यहाँ पर स्थापना की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये शायद 1966 का क्या था, एक्ट था। हिमाचल प्रदेश में जो आपका हाई कोर्ट स्थापित करना था 1966 के एक्ट के तहत 25 जनवरी 1971 को स्थित होता है। और ये कहाँ पर स्थित है, बेमलोई शिमला में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपका याद रखेंगे। ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था, 1971 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे जो राजगीर है वो आपका मगध से संबंधित था, तो कहाँ पर था, बिहार में था। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, राजगीर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका बिहार में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चिड़ियाघर सफारी या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के बिहार के राजगीर में स्थित एक वन्यजीव सफारी है। ठीक है, इसको 2022 में 16 फरवरी को जनता के लिए खोला गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था रसोई में एथेनोइक एसिड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जो एथेनोइक एसिड है ये इसका एक और नाम है जिसे एस्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एस्टिक अम्ल, या फिर इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सिरका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल या सिरका। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये भी पूछ सकता है कैसा एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट के किण्वन तथा ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पादित एस्टिक एसिड का पतला घोल सिरका कहा जाता है। ठीक है, जो एस्टिक एसिड होता है इसका एक पतला घोल होता है, उसे क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, एस्टिक एसिड CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। ठीक है, तो सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू का कारण क्या है, ये एथेनोइक एसिड ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था व्यपगत का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है। तो व्यपगत के सिद्धांत की बात की जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जैसे जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर्ष 1848 से 1856 तक चला था। इसमें क्या था, पैतृक वारस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपनी अधीनस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को व्यपगत का सिद्धांत या राज झड़प नीति कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। स्वाभाविक या दत्तक पुत्र होने के कारण सतारा, जयपुर, संबलपुर, बाघाट और उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली जैसे राज्यों का क्या कर लिया था, कंपनी में विलय कर लिया था। इसका कारण कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। इसका मुख्य कारण यह था कि जो भी ये यहाँ पर जो विलय हुआ था इनकी या तो कोई संतान नहीं थी या तो इन्होंने दत्तक पुत्र लेने का प्रयास किया था। इस कारण कंपनी ने क्या कर लिया था, सारे के सारे राज्यों को, ठीक है, कंपनी में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त बात करते कौन कौन से राज्य मिले, कब मिले, तो इनमें से ये लिस्ट है, याद रखेंगे। डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों की बात की जाए तो राज्य एक तरफ, दूसरी तरफ वर्ष। सबसे पहले कौन हड़पा गया था, तो सतारा हड़पा गया था। दूसरी बार आपका जयपुर संबलपुर हड़पा गया था जो कि 1849 में था, पहली बार 1848। बघाट को 1850 में हड़पा गया, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। ठीक है, करौली की बात की जाए जो कि उत्तराखंड का एक स्वतंत्र राज्य था उस समय, ठीक है, 1855 में से हड़पा गया था। जबकि अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अवध को किस आधार पर हड़पा था, तो याद रखेंगे कुशासन के आधार पर 1856 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आउट्रम। ठीक है, आउट्रम की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, आउट्रम की रिपोर्ट के अनुसार आपको 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर कंपनी में मिलाया गया था। ठीक है, अवध के पास पुत्र भी था, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम की बात की जाए दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में। ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित पहली तुर्क मस्जिद है। कैसी है, पहली तुर्क मस्जिद है, याद रखेंगे, या कह सकते हैं कि भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, ये कुतुब मीनार के पास स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। ठीक है, इस मस्जिद को बनाने में 4 वर्ष का समय लगा था। कुतुब मीनार स्थित कुब्बत उल इस्लाम यानी कुतुब मीनार में के जो परिसर है उसी में कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये दोस्तों 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। ठीक है, ऐसी जानकारी मैं नहीं दे रहा, ऐसी जानकारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, यानी कह सकते हैं पुरातत्ववेत्ता रह चुके हैं, जिनका नाम है के मोहम्मद। ठीक है, के मोहम्मद जो कि एक स्वयं में मुस्लिम है। ये कहते हैं कि जो ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है इसको दोस्तों 27 हिंदू मंदिरों
को तोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो किसने कहा है? के मोहम्मद, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या रह चुके हैं? पुरातत्ववेत्ता रह चुके हैं। ठीक है, तो 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। मस्जिद के पिछले हिस्से में जो नाली के ऊपर लगी एक मूर्ति है, इसको लेकर यहाँ पर पूर्व में कई विवाद हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कई गणेश जी की मूर्तियाँ, बहुत सारी घंटे की आकृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस पर कई बार विवाद हो चुका है। ठीक है, और ये संपूर्ण क्लियर किसने किया? के मोहम्मद नामक एक ASI के क्या थे? आपके साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था, भारत में पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? तो बात की जाए पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री के बारे में, तो पहला कारखाना आपका 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर आसनसोल नामक, उसी में आपका 1937 में पहली बार आपका एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित किया गया। जबकि हिंडाल्को नामक कंपनी की स्थापना वर्ष 1958 में उत्तर प्रदेश के रेनकूट नामक जगह पर की गई थी। ठीक है, जो हिंडाल्को कंपनी है ये दोस्तों एल्यूमिनियम के रिफाइनरी के लिए जानी जाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क, तो दोस्तों ये बॉक्साइट होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ठीक है, तो फ्री किक की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित फ्री किक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त फुटबॉल में आपकी ये सारी की सारी शब्दावलियाँ हैं, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। ब्लाइंड साइड, सेंड फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, ठीक है, ड्रिबल, गोल किक, हैट्रिक, मार्किंग, ऑफ साइड, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड, थ्रो, पिंग, ये सारी की सारी जो शब्दावलियाँ हैं ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जबकि क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं, पहले हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। और कुश्ती से संबंधित जो शब्दावली है इनमें क्रेडल, हीव, हॉप नेल्सन, डबल नेल्सन, हाफ डग फुल, ठीक है, टाइम कीपर, एक्टिव, ब्रिज, कैडमन, मैट, डेड लॉक, होल्ड, अटैक, सीब आउट, धोबी पछाड़, ये सारी की सारी किससे हैं? आपकी किससे हैं? तो याद रखेंगे ये दो कुश्ती से हो जाएंगी। ठीक है, कुश्ती की, क्रिकेट की और फुटबॉल की शब्दावलियाँ हैं, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये संयुक्त रूप से 3 देशों में होगा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं, जिनमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये तीनों के 3 देश हैं, जो कि 2026 में होने वाली फीफा विश्व कप का क्या करेंगे? आपका मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां फुटबॉल फीफा विश्व कप का संस्करण होगा। इसकी मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और USA करेगा। ठीक है, दुनिया में पहली अगर बात की जाए फुटबॉल क्लब की तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब, याद रखेंगे, दुनिया का जो पहला फुटबॉल क्लब है शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके तक दोस्तों बात करते हैं फीफा विश्व कप 2022 के 22वां संस्करण था 2022 में। इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था और इसका खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था लहसुन में क्या उपस्थित होता है? तो लहसुन में अगर बात की जाए एसिड की तो दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित होता है। क्या होता है? यदि एसिड ऑप्शन में था तो याद रखेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें लहसुन की तो ये कंद वाली एक फसल है, मसाला फसल है, इसमें एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है। क्या नाम से? याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलिसन तत्व है, ये एलिसन तत्व क्या करता है? यकृत में जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, क्या यकृत में जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लहसुन में जो एलिसन नामक तत्व पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एलिसन के कारण ही इसमें एक खास गंध और तीखा स्वाद होता है। लहसुन एक गांठ की में कई कलियां पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये विटामिन A, B और C तथा सल्फ्यूरिक की विशेष मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लहसुन से संबंधित तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में विलय हुआ? तो याद रखेंगे ये था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दोस्तों RC मजूमदार थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम लीग का आपस में समझौता हुआ है। इसके अतिरिक्त गरम दल और नरम दल का आपस में समझौता हुआ था। ये सारी की सारी चर्चा किसकी हो रही है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। ठीक है, यहीं पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसी 1916 के अधिवेशन में महात्मा गांधी और रामचंद्र शुक्ल की आपस में मुलाकात हुई थी, जिसके तहत 1917 में दोस्तों गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय हिल्स की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित एक पहाड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेलम नगर एक जिला है तमिलनाडु का, यहीं पर क्या है? ये पहाड़ स्थित है जिसका नाम है सेवराय हिल्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था प्रधानमंत्री के द्वारा योग दिवस की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पहली बार योग दिवस मनाने के बारे में सोचा था और याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, यानी कि योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। ठीक है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र में बैठक में श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अगले साल ही 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था ऊष्मागतिकी का जीरो नियम की खोज किसने की है, ठीक है। तो जीरो नियम की जो खोज है दोस्तों वो राल्फ फाउलर ने की थी। किसने? राल्फ फाउलर ने। अगर बात करें जीरो नियम क्या है, तो यदि एक द्रव में के साथ अन्य द्रवों में तापीय साम्यावस्था हो तो स्वयं अन्य द्रवों के साथ आपस में तापीय साम्यावस्था बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि दो चीज़ें आपस में गर्म है, ठीक है, तो इसमें जो तीसरी चीज़ होगी यदि इसके संपर्क में आ जाएगी तो ये सारी की सारी या इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा ये कैसे हो जाएगी? लेवल हो जाएगी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी का जीरो नियम या शून्यांकी नियम कहा जाता है, ठीक है। इसे ऊष्मागतिकी का शून्यवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। परम शून्य ताप पर निकाय की सभी क्रियाएं एंट्रोपी में बिना कुछ परिवर्तन किए होती हैं। दूसरे शब्दों में यदि निकाय परम शून्य ताप पर है तो इसमें एंट्रोपी एक सार्वत्रिक नियतांक होता है जिसे शून्य माना जा सकता है। इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम भी कहते हैं, ठीक है। जो शून्यांकी का नियम है ये राल्फ फाउलर के द्वारा दिया गया था और ये ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम भी कहा जाता है, ठीक है। और पहला नियम क्या है? ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर दी जा सकती है। तो ऐसा ये कौन सा नियम है? पहला नियम, जबकि शून्यांकी का नियम राल्फ फाउलर ने दिया था जो कि तीसरा नियम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा गया था कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, क्या पूछा था? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की बात कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किसके दिमाग की उपज थी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन में यदि आपको महात्मा गांधी जी दिए गए थे तो यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की जो उपज थी, दिमाग की उपज, वो महात्मा गांधी जी की थी, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखते रहिए जीएस बाय डीएस सर। अगली बार मिलते हैं फिर एसएससी CHSL के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लासों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, ठीक है। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।